नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासी तकरार की। छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करने की तैयारी चल रही है और इसके लिए रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी आम नागरिकों, संगठनों और एक्सपर्ट से सुझाव लेकर ड्राफ्ट तैयार करेगी। ड्राफ्ट को विधानसभा में पेश किया जाएगा। बुधवार को हुई साय कैबिनेट की बैठक में यूसीसी लागू करने और कमेटी बनाने का फैसला लिया गया। तो पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि इस प्रक्रिया में पहले से ज्यादा सलाह मशवरा नहीं किया गया है, जो गलत है। सिंहदेव ने सवाल उठाया कि पहले कैबिनेट में मंजूरी फिर जनता से राय, ये कैसी उल्टी प्रक्रिया है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आरोप लगाया कि यूसीसी की कवायद आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार, पेशा कानून और 5वीं अनुसूची को कमजोर करने की कोशिश है। बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने का सबसे बड़ा असर राज्य के 32% से अधिक आदिवासी समाज पर पड़ेगा, जिन्हें संविधान के तहत विशेष संरक्षण प्राप्त है। बैज ने आशंका जताई कि यूसीसी के जरिए ऐसे कानूनी रास्ते तलाशे जा रहे हैं जिनसे आदिवासी जमीनों पर कब्जे की कोशिश आसान हो सके। वहीं सीएम साय का कहना है कि यूसीसी का मकसद धार्मिक समानता है। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने का समय आ चुका है, किंतु इस पर फैसला करना कोर्ट के बजाय संसद का काम है। संसद में यूसीसी पर अब भी कोई बहस नहीं हुई है। वहीं उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है और छत्तीसगढ़ में यूसीसी लाने की बात पर कांग्रेस को क्यों आपत्ति है। दूसरा सवाल यह भी है कि क्या छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू होने से आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। हाँ, आज के कैबिनेट में यूसीसी के लिए मैडम देसाई जो रिटायर जज हैं सुप्रीम कोर्ट, उनकी अध्यक्षता में समिति का गठन होगा और आने वाले समय में वो सबसे सलाह मशविरा करके कैसे इस प्रदेश में यूसीसी लागू होगा। सभी वर्ग, सभी संस्था, सबसे वरिष्ठों से, सभी वर्ग के लोगों से विचार विमर्श करके एक प्रारूप तैयार करेंगे। इस निमित्त आज कैबिनेट में निर्णय हुआ है। जिस तरह से कल कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने यूसीसी लागू करने के लिए एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जल जंगल जमीन खनिज संसाधन को बेच रही है। अब यूसीसी लाकर फिर एक आदिवासियों को बेदखल और उनका अधिकार को समाप्त करने के लिए एक नया तरीका अपना रही है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदिवासियों को संवैधानिक रूप से संरक्षण प्राप्त है, चाहे सरगुजा की बात करें, बस्तर की बात करें, रायगढ़ की बात करें। उन आदिवासी क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची लागू है, पेशा एक्ट लागू है, ग्राम सभा का अधिकार दिया गया है। बहुत से ऐसी जातियां हैं जो सीधा सीधा राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं। यूसीसी को लेकर लगातार इससे पहले भी कई बार सियासी बयानबाजी देखने को मिली है। हालांकि अब छत्तीसगढ़ में जो राज्य स्तर पर जिस तरह की जो है अपनी रीतियां हैं और प्रक्रियाएं हैं, उनको स्टडी करने के लिए कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर गंधर्व पांडे जी हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता के तौर पर जुड़ गए हैं। सौरभ साहू जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ चंद्रशेखर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का सबसे पहले मैं स्वागत करते हुए सीधा आऊंगा सौरभ जी आपके पास कि देखिए, अभी कमेटी बनाने के लिए मंजूरी मिली है बस,
ना अभी कमेटी बनी है, कमेटी में कौन होगा, केवल एक रिटायर्ड जज का नाम निकलकर सामने आता है। अभी कमेटी बनेगी, चर्चा होगी, ड्राफ्ट आएगा, मतलब अभी काफी लंबी प्रक्रिया है। क्या आपको नहीं लगता कि अभी से आपने यूसीसी पर जो एक बातचीत शुरू कर दी है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ ज्यादा जल्दबाजी तो नहीं है? अभिनय जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है जी। कि हम तो अभी एक मजबूत विपक्ष है छत्तीसगढ़ में, और हम्म। मुझे लगता है कि किसी मामले पे अगर प्रोएक्टिव होने से हम्म। अगर उसमें कोई गड़बड़ी हो जाए और उसके बाद उस पर सुधार करने के लिए हम चीखते और चिल्लाते रहें, हम्म। उससे तो बेहतर है कि हम पहले ही सरकार को आगाह कर दें नहीं कि तो इस सौरभ तरीके जी, की क्या क्या गड़बड़ियां नहीं अफवाह होनी फैलाने को चाहिए। भी आप प्रोएक्टिव होना कहेंगे? अफवाह अफवाह नहीं फैला फैलाने रहे को? हैं। देखिए अभिनय जी, हमने तो सरकार से सीधा सवाल पूछा है, नहीं हमने तो नहीं, विज्ञप्ति मुझे जारी मुझे करके पूछा है मुझे कि आदिवासियों के सौरभ अधिकारों जी, पर कोई चर्चा हनन तो नहीं हो चर्चा रहा है। चर्चा में शुरू में ही अफवाहों को अगर हम जी। दूर करते चलें या करेक्ट करते चलें, वो बेहतर रहेगा। क्योंकि एक तरफ दीपक बैज जी कहते हैं कि संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है आदिवासियों को, यानी कि संविधान ने उन्हें संरक्षण दे रखा है। दूसरी तरफ निश्चित रूप से। आप अगर यूसीसी की बात करते हैं, तो चाहे उत्तराखंड में इससे पहले लागू है, वहां आदिवासियों को यूसीसी से बाहर ही रखा गया है। आप गुजरात की बात करेंगे, वहां आदिवासियों को यूसीसी से बाहर ही रखा गया है। तो फिर यह कह देना कि आदिवासियों के हक मारने के लिए, आदिवासियों पर प्रभाव डालने के लिए छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बाहुल्य राज्य में आपका इस तरह के बयान देना, क्या एक मजबूत और जिम्मेदार विपक्ष को दर्शाता है क्या? देखिए अभिनय जी, आप अगर देखेंगे तो जिस तरीके से हमने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है, जी। हमने सरकार से सवाल पूछा है हम्म। कि इस तरीके की कोई अधिकारों पर हनन तो नहीं होगा। हम्म। हमने ये पूछा है लगातार कि क्या 5वीं अनुसूची के तहत जिस तरीके से उनको विशेषाधिकार प्राप्त है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप देखिएगा कि बहुत सारी जो लुप्त हो प्राय जो जनजातियां हैं, वो सीधे सीधे उनको भी विशेष अधिकार प्राप्त है। ठीक। ऐसा एक्ट यहाँ पर लागू है, क्या इन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या आदिवासियों के अधिकार पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या ये हमने पूछा है। और निश्चित रूप से एक मुझे लगता है कि बहुत बार अभिनय जी, प्रो होने का एक बहुत बड़ा फायदा होता है। आप देखिएगा, जैसे कि मैं जनगणना का उदाहरण देता हूं आपको। हम लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे और उसका सरकार मान नहीं रही थी, लेकिन आज जब जनगणना हो रही है तो उसमें जाति का कॉलम और धर्म का कॉलम एंटर किया गया ना, सरकार ने माना इस बात को। तो ये जब प्रो होके हमने पहले से ये मुद्दा उठाया, तब सरकार का ध्यान इस तरफ गया और सरकार ने उसका कॉलम जनगणना का जो प्रपत्र है उस पर डाला। तो इसी बिल्कुल। तरीके की बात है कि यूसीसी में भी हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि आप देखिए छत्तीसगढ़ में अगर विशेष रूप से बात करेंगे अभिनय जी, तो ये छत्तीसगढ़ जो है वो आदिवासी बाहुल्य है, और अगर ओबीसी को भी मिला देते हैं तो लगभग 80% के ऊपर यहाँ जनसंख्या जो है वो आदिवासी और ओबीसी को मिलाकर के ठीक है। हो जाती है। ठीक तो है। निश्चित रूप से पहले से सवाल पूछना और सरकार का ध्यान आकर्षण करना मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। जब कोई गड़बड़ी हो जाए, जब कोई नियम बन जाए और उसको फिर से संशोधन करने के लिए हमको ठीक ले है। जाना पड़े, ठीक है। उसके तुलना में तो मुझे लगता है कि हम पहले जो आवाज उठा रहे हैं वो ज्यादा बिल्कुल अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत आपने जो मैं सुनना चाहता था, जिस तरह की बात कि हम सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, उन क्लियरिटी के साथ अगर सरकार आगे बढ़ेगी तो सबके लिए बेहतर रहेगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। गंधर्व जी, आपके पास इस जवाब के साथ आइएगा कि क्या आदिवासियों को, जैसा उत्तराखंड में, गुजरात में यूसीसी से बाहर रखा गया, क्या आदिवासियों को, जिसमें एक बड़ी जनसंख्या आदिवासियों की आती है, एक बड़ा तबका आता है आदिवासियों का, यूसीसी से बाहर रखा जाएगा? और दूसरा, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री एक जगह बयान देते हुए कहते हैं कि हम 5 शादियां नहीं करने देंगे, हम यूसीसी लेकर आएंगे, तो क्या यूसीसी सिर्फ शुरुआती तौर पे 5 शादियां रोकने तक ही सीमित रहेगा? मतलब यूसीसी का इससे ज्यादा कोई उपयोग नहीं है क्या? देखिए, सर्वप्रथम अभिनय जी आपको नमस्कार, साथ ही पैनलिस्टों को नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, जय जोहार, वंदे मातरम जी। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे सिविल राइट्स की रक्षा करता है। लैंगिक समानता, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको एक समान रूप से देखने का अवसर देता है। और इसमें जो रंजना देसाई जी रिटायर्ड जज हैं, उनके नेतृत्व में समिति बनेगी, तो वो पूर्व में भी जब समिति रही उत्तराखंड, वहां पर भी वो हिस्सा रही हैं, उसको उन्होंने देखा है सारी चीजों को। तो किस प्रकार से आदिवासी हितों का संरक्षण करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है
कि हमारे आदिवासी भाई बहन जितने भी हैं, उनकी जितनी रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही हैं, उनकी जो संस्कृति है, उनका नाच गान है, वो कहीं किसी भी तौर पे इससे प्रभावित नहीं होगी। यूसीसी का केवल कार्य ये है कि अगर कोई महिला है, चाहे वो आदिवासी घर की हो, चाहे वो सामान्य घर की हो, चाहे वो पिछड़े घर की हो, उसका भी अपने पैतृक संपत्ति पे उतना ही अधिकार है, उसको वो अधिकार दिलाना सुनिश्चित करता है। दूसरी ओर आपने बात की पॉलीगैमी की, एक धर्म विशेष में अगर 4 शादी के छूट है और आबादी डेमोग्राफी बदलने की उसमें पॉसिबिलिटी है, और वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे तो हिंदू एक्ट जो लाया गया 1955-56 में नेहरू जी द्वारा, उसके कारण बाकी धर्म में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, तो एक असामान्य न्याय है इसमें। उसमें महिलाओं का भी उसमें सम्मान नहीं हो पा रहा क्योंकि 4-4 विवाह हो रहे हैं। फिर तीसरी चीज में आप देखेंगे तो आदिवासी जमीनों की जहां तक बात की गई, तो मैं उनको स्पष्ट करना चाहूंगा कि पेशा एक्ट और आर्टिकल 244 में जो उनको अधिकार दिए गए हैं, उसको कहीं से भी यूसीसी छेड़छाड़ नहीं करता, बल्कि यूसीसी तो ये सुनिश्चित करता है कि कोई अगर धर्मांतरण करा करके विवाह करने के बाद आदिवासी जमीन को कब्जा करने का जो एक उसमें प्रोपेगेंडा चलता था, उसको नियंत्रित करने के लिए यूसीसी काम करेगा। इसके साथ ही साथ महिलाओं को जितने अधिकार मिलने चाहिए, और अगर किसी के अलग अलग धर्म है, सब धर्म के अपने पर्सनल लॉ बना लिए गए थे, तो अब कोई एक जुर्म कर रहा है तो उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ से न्याय मिल रहा है, कोई अलग जुर्म कर रहा है तो उसको धर्म के हिसाब से न्याय मिल रहा है। पर अगर जुर्म एक प्रकार का है तो यूसीसी यह सुनिश्चित करता है कि एक प्रकार के जुर्म में एक प्रकार की सजा हो, और इस चीज को माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में शाहबानो केस में भी कहा था, जिसका फैसला संसद में कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी जी के नेतृत्व में बदल दिया गया, और 1995 में भी कहा गया। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं चंद्रशेखर जी आपका रुख करूंगा और ये जानना चाहूंगा कि शुरुआती तौर पर जब चर्चा छिड़ी गई है कि यूसीसी अब छत्तीसगढ़ में आएगा, तो आप इसकी रेलेवेंस छत्तीसगढ़ के हिसाब से कितनी देखते हैं, मतलब कितनी इसकी जरूरत थी? और दूसरी बात कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां ट्राइबल गेम्स तक को बढ़ावा देने के लिए नेशनल स्तर पर गेम्स आयोजित कराए जाते हैं, वहां यह कह देना कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के हक मार दिए जाएंगे सिर्फ एक यूसीसी लाकर, इसे आप कैसे देखते हैं? ना, सबसे पहले आपके दर्शक मूल इनका यही है। रही आदिवासियों के हक की बात, तो आदिवासियों की सरकार होने के कारण, आदिवासी मुख्यमंत्री होने के कारण मेरे को ऐसा नहीं लगता की परंपराएं वगैरह भी अन्य समाजों में हैं, अलग अलग ही सब में रहती हैं, तो वो उन रिवाजों को निभाएंगे नहीं निभाएंगे, इसी के लिए आपत्ति हो, किस कानून में कोई कमी दिख रही है, कोई सलाह दे, तो उनके सलाह के लिए कमेटी गठन किया। अभी नियम तो लागू बना नहीं है, पूर्ण रूप मिला नहीं है, नियम बनने के पहले ही बहस चालू हो गई है। अभी तो हमको कमेटी का निर्णय का इंतजार करना होगा, कमेटी को अपने सुझाव देने होंगे, आदिवासियों के हित की हमको रक्षा करनी है, तो कैसे होंगे? उनको अनुसूचित अनुच्छेद में जो उनको लाभ मिले हुए हैं, विशेषाधिकार प्राप्त हैं, ग्राम सभा का जो विशेषाधिकार प्राप्त है, उनकी रक्षा कैसे होगी? अब चूंकि कमेटी की अध्यक्ष हैं जो पूर्व में रह चुकी हैं, उन राज्यों में उन्होंने आदिवासियों को अलग रखा है, तो उनमें कैसे नियम बनाए गए हैं, क्या किए गए हैं, वो यहाँ भी उस चीज को विचार करेंगे। बल्कि इसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों को मिलके इनके रीति रिवाज, परंपराओं को, जो हमारे पुराने इतिहासकार हैं, इनके साथ बैठक करके, विचार करके, इनके रीति रिवाजों को समझ के उनमें हम क्या संशोधन कर सकते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा डर रहेगा अल्पसंख्यक वर्ग के नाते, जो एक मुस्लिम पर्सनल लॉ चलता है, उनको सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना दिख रही है। इसलिए हो सकता है कि कुछ लोगों को तकलीफ हो कि हमारे वोट बैंक खिसक तो नहीं जाएंगे। एक सीधी सी बात है, क्योंकि
एक कानून रहना चाहिए। अलग अलग राज्य कानून होने से विविधताएं उत्पन्न होती हैं, लोगों में शंकाएं होती है। दूसरा एक बात अच्छी उठी थी कि जो आपके क्या बोलते धर्मांतरण है, लव जिहाद है, इन सब चीजों में रोक लगेगी। जी ठीक है। गंधर्व जी, यूसीसी अगर छत्तीसगढ़ में आता है तो छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या बदल जाएगा? मतलब अगर एक लेमैन पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं या कोई आम आदमी इस बातचीत को अगर सुन रहा है, तो आप ऐसे कुछ बिंदुओं को बताना चाहेंगे कि अगर छत्तीसगढ़ में यूसीसी आ जाता है तो उससे ये बदल जाएगा, ये सुधर जाएगा, ऐसा कुछ? गंधर्व जी देखिए, सर्वप्रथम जैसे हम उत्तराखंड को अगर देखें उदाहरण के तौर पे, तो वहां पर लव जिहाद के मामले 85% से कम हो गए। दूसरी ओर जो आदिवासी हितों की बात है, तो मैं तो लोगों को ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी बाहुल्य राज्य है, तो अपने वोट बैंक को बचाने के लिए एक पार्टी विशेष भ्रामक माहौल आप लोगों को ढाल बना करके प्रस्तुत कर रही है। क्योंकि आपके अधिकारों का जो संरक्षण है, चाहे उत्तराखंड हो चाहे गुजरात हो, हर जगह निरंतर किया गया है। हाँ, इसमें यह जरूर है, कुछ जगह जैसे अगर बाल विवाह होते हैं तो उसको रोकने के लिए यूसीसी प्रभावशील है, क्योंकि वो सिविल राइट्स में आ जाता है कि अगर कोई 13 साल 14 साल की उम्र में किसी का विवाह हो रहा है तो वो सारी चीजों में इसमें रोक लगती है। इसके साथ ही साथ समाज को एक सकारात्मक दिशा में ले जाने का कार्य यूसीसी करता है। इसके साथ ही साथ यूसीसी होने से सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, जैसा कि हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि एक देश में दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर एक ही प्रकार का जुर्म है तो किसी के लिए अलग सजा, किसी के लिए अलग सजा, किसी को कोई सजा नहीं, तो इस प्रकार का न्याय संगत नहीं होता। तो उस चीज को एक पटल पे एक समानता के साथ प्रस्तुत करने का कार्य यूजीसी करता है, यूसीसी करता है। और इस यूसीसी से यही लाभ सभी को मिलेगा कि अगर किसी प्रकार का कोई भी ऐसा जुर्म है जिसमें अलग अलग सजा थी तो सबको समान उसमें न्याय मिलेगा, सबके लिए न्याय एक समान और एक सीमा पर होगा। नहीं, लेकिन कांग्रेस की ओर से यह कहा जा रहा है कि भाजपा, चूंकि वहां के संसाधनों को और ठिकाने लगाने की बात है या फिर जमीनों को गलत तरीके से जो है पूंजीपतियों को बेचने की बात है, इसे लेकर अलग अलग तरीके सरकार इजाद कर रही है, जिससे आदिवासियों को एक तरह से अंधकार में रखकर उनके हक को मारा जा सके। अभिनय जी, आपके चैनल में इतने वरिष्ठ हमारे सौरभ साहू जी बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि यूसीसी कैसे पेशा के किसी भी नियम को प्रभावित कर रहा है। कोई एक कंडिका बता दीजिए पेशा की जिसको प्रभावित करता हो, पहली चीज। दूसरी चीज, यूसीसी कहां से इसमें प्रभावशील हो गया कि जो जमीन अधिग्रहण है या बाकी चीजें हैं उसको यूसीसी डैमेज करेगा? यूसीसी तो सिविल राइट्स की बात करता है। हाँ, यूसीसी में पैतृक संपत्ति अगर कोई बेटी है तो उसको भी एक समान अधिकार बेटे के समान देने का कार्य करेगा यूसीसी, और उसका स्वागत सभी को करना चाहिए। अगर ये नहीं एक्सेप्ट करते इस चीज को तो पूरे देश की और प्रदेश की महिलाओं को स्पष्ट कर दे कांग्रेस पार्टी। फेयर इनफ। सौरभ जी, यूसीसी अधिकार देने का कानून है, अधिकार छीन कैसे लेगा? देखिए अभिनय जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो गंधर्व जी ये डेटा कोट किए, वो डेटा वो कहाँ से लेकर के आए इसको जानना चाहता हूँ। उत्तराखंड में इन्होंने 85% घटनाएं कम हो गई लव जिहाद की बोले, तो इस तरीके का डेटा मुझे गूगल पे कहीं पर मिलता नहीं है, तो उसका जवाब गंधर्व जी खोज करके रखें, वो दे दें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो हम लोग कह रहे हैं ना कि जो पेशा एक्ट इसमें किसी तरीके से प्रभावित होगा क्या, इसका जवाब देने का काम तो सरकार का है। हम तो पूछ रहे हैं अभी कि जब ये ड्राफ्ट आएगा तो हम ये चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जो आदिवासियों को विशेषाधिकार मिले हुए हैं वो प्रभावित ना हो। इसका नियम जो बनाया जाए यूसीसी का छत्तीसगढ़ के अंदर, वो हो सकता है कि उत्तराखंड में, मैंने उत्तराखंड का ड्राफ्ट नहीं पढ़ा है, लेकिन उत्तराखंड में अगर नहीं प्रभावित हो रहा है तो एज इट इज मॉडल यहाँ भी लागू होना चाहिए, जिससे कि उनके जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जैसे आज देखेंगे कि बस्तर और सरगुजा में जो
बाहर के लोग हैं या मैदानी क्षेत्र के लोग हैं या जंगल वाले जो लोग हैं वो जा करके प्रॉपर्टी को फ्रीली रजिस्ट्री नहीं करा सकते आदमी की, उसके लिए विशेष परमिशन की जरूरत पड़ती है और सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो अभी भी वो कानून यथावत रहेगा या नहीं रहेगा, ये हम पूछ रहे हैं कि इस कानून से, क्योंकि ये कह रहे हैं कि सब समान स्तर पर आ जाएंगे, सभी के अधिकार जो है वो समान हो जाएंगे यूसीसी की वजह से, और हम मानते हैं अधिकार समान हो जाएंगे, तो क्या उसकी वजह से ये जो कलेक्टर का जो विशेष परमिशन लगता है वो भी हट जाएगा क्या, वो क्लॉज हट जाएगा क्या? तो ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि वहां के लोग अभी मुझे लगता है कि नियम से अवेयर नहीं है, और इस तरीके का अगर ये जो प्रतिबंध है वो हट जाता है अगर, तो जो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं या जो हम बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जो बिजनेसमैन है वो जा करके वहां पर संपत्ति को ज्यादा वहां पर रजिस्ट्री कराने के लिए फ्री हो जाएंगे, तो इस तरीके की बात तो नहीं होगी। ये हमारा सवाल है सरकार। सौरभ जी, चूंकि आपने कहा कि आपने वहां का ड्राफ्ट नहीं पढ़ा है, मैं कानून को ही कोट करके बताता हूं जी। उत्तराखंड यूसीसी की धारा 2 स्पष्ट रूप से कहती है कि इसके प्रावधान अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी को पूरी तरह बाहर रखते हैं, मतलब एसटी पर ये लागू ही नहीं होते। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से दीपक वैद्य जी ने भी कहा था कि 5वीं और 6वीं अनुसूची के तहत जनजातीय अधिकारों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। तो पेशा कानून ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां आदिवासी रहते हैं, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होते हैं। अगर हम ग्राम सभा की बात करें वो भी ऐसी ही जगह में होती हैं। अब उत्तराखंड में पेच ये है कि उत्तराखंड में इतनी बड़ी संख्या में आदिवासी रहते नहीं हैं, तो उत्तराखंड का पूरी तरह से मॉडल हम छत्तीसगढ़ में नहीं मान सकते। लेकिन आपका ये विषय बिल्कुल वाजिब है कि अगर वहां इस तरह की स्थिति ही नहीं थी गंधर्व जी, अगर वहां इस तरह की स्थिति देखी ही नहीं गई थी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ओवरलैप एक दूसरे को कानून नहीं करेंगे? इसका मतलब कुछ तो होगा। आपने उत्तराखंड में कमेटी में जो जज रही थी उनको लेकर तो आ गए, लेकिन दोनों ही राज्यों में एक तरह की स्थितियां नहीं है, ये समझने वाली बात है। देखिए, निश्चित तौर पे इसीलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपना बयान दिया है उसमें स्पष्ट किया है कि जो समिति बनेगी और जो सुझाव मंगाए गए हैं उसको यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं, यहाँ की जो आदिवासी परंपराएं हैं, विभिन्न जनजातियां यहाँ पर रहती है, उनकी जो अपनी अपनी परंपराएं हैं, रूढ़िवादी आदिवासी परंपराएं जो चली आ रही हैं, वो किसी भी प्रकार बाधित ना हो। ग्राम सभा का जो उनका एक अधिकार है वो बना रहे, और इसके साथ ही साथ जो सिविल राइट सबके लिए एक करना है यूसीसी के द्वारा, उसको प्रभावी किया जाए, और उसमें कहीं पर भी ऐसा ना हो कि किसी भी आदिवासी का उसकी परंपरा या उसको नुकसान पहुंचे या किसी प्रकार के उनकी लोक संस्कृति में नुकसान पहुंचे। इस चीज का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे लिए छत्तीसगढ़ राज्य का एक एक जनजाति समाज का व्यक्ति हमारे लिए गौरव है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को विशेष पहचान पूरे देश में हमारे जनजाति समाज की ओर से प्राप्त होती है। तो निश्चित तौर पर उनके सभी अधिकारों का इसमें संरक्षण किया जाएगा, और इसी के लिए समिति पूरा बैठ करके उसमें निर्णय करेगी, और इसमें आने वाले समय में जब इसका ड्राफ्ट तैयार होगा तो यह हमको प्रभावी भी दिखेगा कि किस प्रकार से प्रत्येक आदिवासी वर्ग का इसमें विशेष ध्यान रखा गया है। अब उदाहरण के लिए जैसे बैगा जनजाति है हमारे यहाँ, तो उसमें आज भी ये स्थिति है कि अगर किसी बैगा जनजाति में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको नोटिफाई किया जाता है, और इसी प्रकार से विभिन्न जनजातियों के लिए तो विशेष अधिकार जो उनको प्राप्त है, निश्चित तौर पर उनका संरक्षण किया जाएगा। ठीक, बिल्कुल। लेकिन ये भी एक सोचने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले गोवा में तो चलिए छोड़ दीजिए, गोवा में तो आजादी के बाद से ही था, लेकिन उत्तराखंड और गुजरात ही 2 राज्य हैं। एक जो है टेस्ट के तौर पर देखा गया था उत्तराखंड में कि लागू करके देखते हैं, कुछ अगर सही रहता है तो सभी राज्यों में कर देंगे। तो ये बड़ी देखने वाली बात होगी, और ये प्रावधान भी बड़े देखने वाले होंगे कि क्या प्रावधान अलग से छत्तीसगढ़ में लाए जाते हैं ताकि आदिवासियों के हक भी सुरक्षित रहें और उन पर कोई खास प्रभाव भी ना पड़े, उनकी परंपराओं पर प्रभाव ना पड़े। इसी के साथ सभी मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया कहूंगा। सौरभ जी बहुत शुक्रिया, गंधर्व जी बहुत शुक्रिया, चंद्रशेखर जी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यूसीसी को लेकर अभी चर्चा छिड़ी है, कमेटी के लिए अनुमति दी गई है, लेकिन अभी कमेटी बनने के बाद जब लोगों से चर्चा होगी, कम्युनिटीज में जाकर चर्चा होगी, तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या प्रावधान छत्तीसगढ़ के लिए खासकर यूसीसी में जोड़े जाते हैं या हटाए जाते हैं या बदलाव किए जाते हैं। ये बड़ी देखने वाली बात होगी। खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।